सबसे पहले तो आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और ये मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत क्षण है कि इतनी सारी बहनों के बीच अग्रसेन जयंती और नवरात्रि के अवसर पर सारी मातृ शक्तियों से मिलने का अवसर मिल रहा है, वो भी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से। आज मैं थोड़ी गुस्ताखी भी करूंगा कि सर, डॉक्टर साहब, जी अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन है ये। जी जी अंतर्राष्ट्रीय, मैं कुछ गलत बोल गया? मैं अखिल भारतीय बोल अच्छा रहे अच्छा, थे, ओके 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 ओके, सो सॉरी। तो ये अग्रवाल समाज के लिए हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में व्याप्त है। और आज विश्व हृदय दिवस है और सारी समस्याएं हृदय से ही होती है और सारी चीज़ें भी हृदय तक ही पहुंचनी चाहिए, तभी दिल को सुकून मिलता है। बोलते हैं दिल प्रसन्न हो गया, कभी दिमाग प्रसन्न हो गया ऐसा नहीं बोलते हम लोग, दिल प्रसन्न हो गया ऐसा ही बोला जाता है। तो मैं थोड़ा हल्के फुल्के रूप में मेडिकली ज़्यादा नहीं बोलते हुए मेडिकल लैंग्वेज, मेडिकल चीज़ों को भी एक सोशल परिप्रेक्ष्य में बताते हुए कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के सवाल हो तो आप बीच में भी बोल सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं, हम लोग बातचीत करेंगे। मैं यहाँ कोई हम लोग ना पहले आप अपना बता दीजिए, लास्ट में यदि किसी बहनों के अंदर क्वेश्चन होंगे तो वो पूछ लेंगे, उनको समय दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यहाँ कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ, हम आपस में बातचीत करने आए हैं, हम परिवार में हैं, हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, तो हम सब परिवार में हैं। आप सब बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप इतना अच्छा एक आयोजन कर रहे हैं और दिल की बीमारियों से जुड़ी हुई बातों पे आपकी जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि दिल के रोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हार्ट अटैक बहुत कम उम्र में आने लगे हैं। कब किसको आ जाए, जब मैं पढ़ता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, तब हम लोग 40 साल के पहले कोई सीने में दर्द भी बोलता था तो हम उसका ईसीजी नहीं करते थे। अब ये स्थिति हो गई है कि कोई 5 साल का बच्चा भी बोले तो उसका ईसीजी कर लेते हैं। जो हमने यहाँ इंदौर में यंगेस्ट हार्ट अटैक देखा है वो 15 साल की उम्र में देखा है। तो दिल इतना कमज़ोर हो गया है, या ये कहें कि हमने दिल को इतना ससेप्टिबल बना दिया है कि दुनिया के इतने सारे फैक्टर्स जाके दिल को चोट पहुंचाते हैं और वो दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। और चूँकि यहाँ हमारी सभी बहनें हैं जो हमारे घर का किचन भी संभालती हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि हम जो किचन में खाना बनाते हैं, यदि हम उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें कर लें तो हम बहुत सारी दिल की बीमारियों को रोक सकते हैं। एक, कम से कम फ्राई आइटम बनाएं, यानी जो चीज़ें तेल में डुबकियां लगाती है, तेल या घी में, वो सेव हो, मिक्सचर हो, कचौरी हो, समोसा हो, जो भी कुछ है, जो भी तेल में डुबकी लगाता है, पूरी हो, भजिए हो, एक आध पूरी एक आध भजिया कोई मायने नहीं रखता, पर पेट भर के रोज़ खाना तो फिर दिक्कत होती है। इसको हम कम कर दें, सिर्फ आप 40% कम कर दीजिए। और उसका एक आसान सा मापदंड है कि आपके घर के तेल की खपत जो है वो एक महीने में यदि 1 किलो है तो आप उसको 600 ग्राम पे ले आइए। 600 से कम ले आएँ तो और अच्छा है, तो आप बहुत सारी दिल की बीमारियों को रोक पाएंगे, पहली चीज़। दूसरा चीज़, कोशिश करके उस जो फैट हम यूज़ करते हैं यानी घी या तेल, तो उसमें ट्रांस फैट यूज़ नहीं करें। ट्रांस फैट यानी वनस्पति घी का उपयोग नहीं करें। हमारे मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, देसी घी है, ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। तीसरा, शक्कर की मात्रा को आप कम कर दीजिए। यदि आपके घर में 1 किलो शक्कर प्रति माह, प्रति व्यक्ति, या जो भी कुछ आपका पैरामीटर है वो खपत होती है, तो आप उसको 60% पे ले आइए, यानी 600 ग्राम प्रति माह पे ले आइए, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब ये कैसे लाना, हम चाय का कप पीते हैं तो चाय का कप छोटा कर सकते हैं या चाय का कप कम भर सकते हैं। हम प्लेट छोटी यूज़ करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लग रहा होगा कि ये क्या बातें बता रहे हैं, पर ये बगैर मेडिसिन के, बगैर
किसी दवाई के और हम हार्ट अटैक से अप स्वयं को और साथ ही साथ परिवार को दोनों को बचा सकते हैं, क्योंकि जो आप बनाएंगे वही हम खाएंगे। तो जितना अच्छा आप हेल्दी बनाएंगे और उतना आपका दिल मजबूत होगा। अब दिल पे क्या होता है कि दिल यानी आपका जो घर में अगर आपके यहाँ मेन जो बिजली का क्या बोलते हैं उसको डीपी लगा रहता है, या बिजली का जो मेन पावर पॉइंट रहता है जहाँ से आपके पूरे घर को बिजली सप्लाई होती है, तो दिल भी एक ऐसी जगह है, वो वहाँ पर से बहुत सारे तार निकलते, बोलते हैं ना दिल बैठ गया या दिल की धड़कन रुक गई या बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया। तो वो होता क्या है कि वहाँ पर एक किसी वजह से उस डीपी में या जो मेन पावर पॉइंट है वहाँ पर आपका कोई शॉक लगता है, भले वो शॉक किसी न्यूज़ के रूप में हो, भले वो आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होने की वजह से जो उसकी सप्लाई है यानी मेन पावर सप्लाई है वो रुक जाए, या किसी भी वजह से अगर वो वहाँ पर शॉक लगता है तो आपको अचानक आपकी मृत्यु हो सकती है, जिसको बोलते हैं सडन हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ। और उसका मेन रीज़न होता है कि आपके दिल की गति ख़त्म हो जाती है या रुक जाती है या जीरो हो जाती है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? ABCD याद रखिए। A इज़ फॉर A1C एक शुगर का पैरामीटर होता है, 3 महीने का एवरेज, कई लोग जानते होंगे, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन उसको बोलते हैं। वो आपका नियंत्रण, जिनको डायबिटीज़ है वो अगर आपका नियंत्रण में रहे तो आपको हार्ट अटैक की संभावना कम होगी। दूसरा B यानी ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहे, नॉर्मल रेंज में रहे, भले दवाई के साथ रहे या बगैर दवाई के। जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो दवाई के साथ रहे, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है वो उससे बगैर दवाई के रहे। C यानी कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर में कई प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसमें एक अच्छा होता है HDL कोलेस्ट्रॉल, और बाकी सब खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो सब नॉर्मल से कम रहे। डायबिटीज़ है तो और कम रहे। D यानी आपकी डाइट, ड्रग्स और डांस यानी एक्सरसाइज। तो डांस मैंने इसलिए कहा कि डांस में हर तरह की एक्सरसाइज आ सकती है। कोई आप पैदल चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज के प्रकार हैं। ये कैसे करना, जो आपको सूटेबल हो, आपकी सेहत के अनुसार जो सूटेबल हो आप उनको कर सकते हैं। तो ये ABCD का ध्यान रखें। तीसरा चीज़, हमारी जो बेसिक समस्याएं हैं उसकी वजह ये कि उनका निराकरण सही समय पे नहीं होना। यानी आपको डायबिटीज़ है तो हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, या आपको ब्लड प्रेशर है तो नहीं, मुझे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को ऐसा कोई टेंशन नहीं है। टेंशन हो या ना हो, ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्योंकि बगैर ब्लड प्रेशर के तो कोई आदमी ज़िंदा रह नहीं सकता। और ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो वो बढ़ा हुआ भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ों का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। मैं उसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि यदि आपके पास कोई कार है या आपके पास कोई स्कूटर है, तो वो आपको तकलीफ़ दे या ना दे, पर आप हर हफ्ते या 10 दिन में उसकी हवा चेक कराते हैं, उसको हर 3 महीने में उसकी सर्विसिंग कराते हैं, जिसकी कीमत कितनी होती है? एक स्कूटर की कीमत 50,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया। एक कार की कीमत 10 लाख रुपया। तो आप अपने शरीर की कीमत कितनी आंकते हैं? तो कम से कम वो 1 लाख रुपए के स्कूटर के बराबर तो अपने शरीर पे खर्च करिए, यानी नियमित रूप से चेक कराइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस हैं वो साइलेंटली बढ़ती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसका कोई लक्षण नहीं होता। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अंदर के अंदर आपके ब्लड वेसल्स को, हार्ट को डैमेज कर रहा है। आप उसका ट्रीटमेंट करें या ना करें, वो आपको डैमेज कर रहा है। आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो भले आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, पर वो आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रही है। आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो भले आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है, पर आपके घुटनों को, आपके पूरे शरीर के जो फैट सेल्स हैं उनको वो डैमेज कर रहा है। तो ये चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, रेगुलर चेकअप कराएं। जब जो स्थिति निकले, कई बार डर ये रहता है कि अरे कुछ निकल आया तो, अरे नहीं, मतलब कुछ है और अगर उसको आपने इग्नोर किया तो वो तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा ना, वो आपको छोड़ेगा थोड़ा। तो आप उसको निकल आया तो उसका इलाज करेंगे,
जैसे कहीं आपके घर में कहीं कोई छेद है और उसको अगर हम ठीक नहीं करेंगे या उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो वहाँ से पानी रिसेगा या जो भी कुछ होना है तो वो नुकसान ही बढ़ेगा और वो छेद तो धीरे धीरे बड़ा ही होना है। तो हमारे शरीर के चेकअप के लिए इग्नोर न करें। अब इन सब चीज़ों का सामाजिक रूप से बहुत सरोकार है। आज हमारे समाज में कुछ समाज से संबंधित चीज़ें भी है जो आपके दिल को भी चोट पहुंचाती है और दिल तक भी जाती है। अगर आप कहें तो मैं बताऊं, आपकी आज्ञा है भगवती जी या सभी बहनों की? जी सर बताइए, आज इसीलिए आपको जी बुलाया है सभी जी। बहनों तो को जानकारी। मैं देखिए, हम अग्रवाल लोग हैं, हम सभी काम बहुत धूमधाम से करते हैं। ख़ास तौर पे शादी ब्याह, हमारा घर और हमारा अंतिम संस्कार, इन 3 चीज़ों में हम कहीं कोई कटौती नहीं करते। पर जो हमारा शरीर है वो हमारी आत्मा का घर है और आत्मा परमात्मा का रूप है। उसकी केयर में हम बहुत लापरवाही बरतते हैं। और ये जो दूसरी 3-4 चीज़ें हैं, जो घर, मकान और अंतिम संस्कार और शादियाँ, हम बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं। आज हम दूसरे समाज से कंपेयर तो करते हैं कि वो एकत्रित हैं, वो एकत्रित, हम लोग एकत्रित नहीं हैं। हम हमारे समाज में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, दूसरे समाज में बहुत एकत्र। पर आप ये भी देखिए कि वो दूसरे समाज के लोग, यहाँ ये कई लोगों को बुरा लग सकता है, पर वो लोग अपने समाज की या उनकी जो पुरानी रीति रिवाज या जो चीज़ें हैं उससे वो चिपके हुए हैं आज भी। हम लोगों ने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया है। ये आप गौर से देखिएगा। आज भी मैं एक मुस्लिम समाज का इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ कि वो आज भी उनके यहाँ पर्दा प्रथा उतनी ही प्रचलित है जितनी कई सालों पहले। थोड़ा सा उसमें चेंज आया है, पर वो बिल्कुल एक्सपोज नहीं हो गए। पर्दा प्रथा को मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ घूंघट हो जाए या हम बुर्का पहने, या वो मेरा मतलब कदापि नहीं है। परंतु आज हम देखें कि हमारे परिवेश, हमारा पहनावा कैसा हो गया है। तो इस चीज़ पे हमको सोचना चाहिए और इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा और हमारी हैसियत से भी ज़्यादा कई बार खर्च करते हैं। जब हम हैसियत से ज़्यादा खर्च करते हैं तो हमारे ऊपर कर्ज होता है या जो भी परेशानियां होती है फाइनेंशियल, और वो हमको तनाव देती है और वो तनाव आपके दिल को मुश्किल करता है। तो ये तनाव से बचें। जिस भी वजह से तनाव होता है, प्रसन्न रहने के लिए हम लोग ये इन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। प्रसन्न रहने के लिए हमको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज हम बहुत अच्छा घर बनाते हैं। मैं एक वृद्ध लोगों से संबंधित एक बात कहना चाहता हूँ। हम टाइल्स लगा देते हैं, बहुत चिकनी, बहुत सुंदर, और उनका बहुत शाइनिंग, वो पॉलिश होता है, वो कर देते हैं। परंतु कभी उस पर पानी पड़ा रहे और अभी किसी का पैर फिसल जाए, फट से हड्डी टूट जाती है। हम उस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये आप लोग भी उपयोग में लाएं तो इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स रोक सकते हैं। घर में कहीं भी पानी ढुल जाता है, मेरे घर में मेरा ये नियम है कि वो पानी को तुरंत साफ़ किया जाए। वो पानी गिरा हुआ है तो अगर कोई नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, तो मैं खुद अपना पोछा लगा देता हूँ उसको। क्योंकि अगर कोई भी, मेरे माता पिता या मेरे भाई बहन या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे, कोई भी उस पर गिर गया और हड्डी टूट गई, तो जो उसकी सेवा करना पड़ेगी और जो उसके ऊपर खर्च होगा वो उस पोछा लगाने से कई लाख गुना ज़्यादा होगा। तो ये एक जरा सी सावधानी से हम अपने वृद्ध माता पिता या अपने घर में जो भी वृद्ध लोग हैं उनको हम बचा सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम हार्ट पे कि ये जब एक्सीडेंट हो जाए तो जिनको हार्ट की तकलीफ़ है उनको सब खर्च भी ज़्यादा होते हैं, उनको रिस्क भी ज़्यादा होती है, सर्जरी होती है तो उसकी रिस्क ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अपनी ज़रूरतें सीमित करें, दिखावे पे न जाएं, और हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी, ज़रूरी नहीं कि आपको भजिया पसंद है तो मुझे भी भजिया पसंद होगा, आपको पूड़ी पसंद है तो मुझे भी पूड़ी पसंद होगी, आपको कोई मिठाई पसंद है, मुझे कोई कम दूसरी मिठाई पसंद है। तो हम अपनी ज़रूरत पर हम देखा देखी नहीं, हमें मोतीचूर का लड्डू पसंद है पर वो लोग क्या कहेंगे तो हमें तो काजू की बर्फ़ी रखना है।
तो ऐसा नहीं करें। इन सब चीज़ों में एक तो तनाव होता है और दूसरा इन सब चीज़ों से आपकी सेहत खराब होती है। तो मेरा यही कहना है कि हमारा रेगुलर चेकअप कराएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं। बच्चे तक आजकल अपना छोटा सा काम भी थोड़ी सी भी दूर पैदल जाकर नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते? हम लोग खुद भी, हमारे घर के भी सारे काम आजकल घर में हर काम के लिए अलग अलग बाई होती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्यों हम अपने आप को थोड़ा सा खुद वर्क नहीं कर लें? खुद हम थोड़ी सी मेहनत क्यों नहीं कर लें? जो पुराने ज़माने में हमारी महिलाओं में कभी इतने हार्ट अटैक नहीं होते थे, हमारे पुरुषों में, मेरे दादाजी 40 किलोमीटर पैदल चलते थे प्रतिदिन। उनको जब मैं बात कर रहा हूँ आज से 60-70 साल पहले की बात है, तो उस समय उनको हार्ट अटैक और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते थे और खूब डट के खाते भी थे। वो बताते थे कि 400 ग्राम घी, देसी घी वो रोज़ खाते थे, पर 40 किलोमीटर पैदल भी चलते थे, तब वो घी आपका हजम होता है। तो ऐसे कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा। और आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्रदान की। अब मैं हमारी बहनों को सादर आमंत्रित करती हूँ, यदि किसी को क्वेश्चन पूछना है डॉक्टर साहब से तो आप लोग पूछ सकते हैं, एक एक करके आए और संक्षिप्त में ही पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है? सर मैं कुसुम अग्रवाल हूँ जी कुसुम जी। मेरे को आपका जो मेजरमेंट बहुत अच्छा लगा, जो आपने शक्कर का और तेल का मेजरमेंट दिया सर, वो 1 किलो से और वो 600 ग्राम का, वो बहुत बहुत बढ़िया मेजरमेंट है सर जी कम जी करने का। जी। धन्यवाद सर। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक और मेजरमेंट अगर आपको पसंद आया मैं लिख लीजिए। ये सभी महिलाएं जी। जो भी वज़न ज़्यादा है, मेरे को जो दिख पा रहा है, तो यहाँ शायद 30 से 40% बहनों का वज़न ज़्यादा है, ऐसा मैं कह नहीं सर, सकता मेरा हूँ। तो वजन कम है, नहीं नहीं, 30 पर से मतलब इसी बीमारी के लिए जो कंट्रोल, बीमारी को मतलब आमंत्रण नहीं देना है, जी उसके जी लिए जो आपने मेजर दिया है सर, वो जी बहुत बढ़िया जी है। जी 30 से 40% महिलाओं का वज़न हमारे देश में ज़्यादा है। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। 20 का आंकड़ा याद रखिए, 20 का नंबर याद रखिए कि आप 20 मिनट में खाना खाएंगे, मतलब जितना भी खाना खाना है आपको 20 मिनट में खाएंगे। 5 मिनट में भी ख़त्म नहीं करना और 40 मिनट में भी ख़त्म, 20 मिनट में खाना है, मतलब धीरे धीरे चबाकर खाना है। सुबह शाम 20 मिनट पैदल चलिए, चाहे जब चलें, कोई जल्दी नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ के ही चलना है या 8 बजे ही रात को चलना है। जब आपको समय मिले तब चलें, 10-10 मिनट करके 4 बार चल लें, पर 20 मिनट सुबह शाम पैदल चलें। 20% खाने में कटौती कर दें जो मोटे लोग हैं। 20% मतलब कैसे कि 10 रोटी दिन भर में खाते हैं तो उसको 8 कर लीजिए, 4 रोटी खाते हैं तो 3 कर लीजिए, 4 कटोरी दाल पीते हैं तो 3 कटोरी दाल कर लीजिए, 4 कप चाय पीते हैं तो 3 कप चाय कर लीजिए, या उन कप को 3/4 भरिए, 3/4 भरिए। पूरा भर के लेते हैं तो 3/4 ले लीजिए। 4 बर्फ़ी खाते हैं समोस तो 3 बर्फ़ी खाइए। वट एवर यू आर ईटिंग, तो उसको 20% कम कर लीजिए। 20 महीने तक ऐसा करिए तो आपका 20 किलो वज़न कम हो जाएगा। थैंक यू सर। तो ये 20 याद रखिए। कोई बहन अपना क्वेश्चन लेना चाहे तो छोटा छोटा शॉर्ट में, क्योंकि मधु समय बसना की- पूछूं? जी मैं पूछूं मधु बसना? जी बोलिए मधु जी। जी मैं बसना से हूँ जी। मैं ना जैसे राइट हैंडी हूँ पूरा, मतलब मैं काम सब राइट हैंड से करती हूँ। तो जैसे मेरे को 25 साल हो गया, ऊपर नीचे सीढ़ी है, जैसे मतलब 3rd फ्लोर में रहती हूँ सर, तो भी 1 साइडेड नस बहुत दर्द देता है सर। उसके लिए क्या उपाय? जैसे मैं इवनिंग वॉक डेली जाती हूँ, मॉर्निंग वॉक तो मैं सीढ़ी उतर के चढ़ जाने से फिर मैं तो 1 साइडेड बहुत दर्द देता है सर। देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आपको उस साइड में दर्द क्यों हो रहा है बगैर ऐसे सिर्फ बातचीत से, पर आप अपना एक किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से चेक करा लें या किसी भी MD मेडिसिन से चेक करा लें, तो वो उसका कारण ढूंढने के बाद बता पाएंगे कि आपको उस तरफ क्यों दर्द होता है ना। ऐसे कहना दिल के वजह से ऐसा दर्द नहीं होता कि एक तरफ, यूजुअली एक साइड में दर्द होता है तो ये ब्रेन से इसका रिलेशन होता है। जी जी
हूँ, मैं पूछना हाँ जी। चाहती हूँ। जी नंदिनी जी। डॉक्टर प्रणाम, मैं नंदिनी जी हूँ, प्रणाम, सिंगापुर से बोल बोलिए। रही जी हूँ। जी। जी सर, मुझे पूछना है कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए 62 एज वालों की? देखिए, इसका एज से रिलेशन इतना नहीं है जितना रिलेशन आपके रिस्क फैक्टर से है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपका कोलेस्ट्रॉल और कम होना चाहिए। जो नॉर्मल रेंज कोलेस्ट्रॉल की 200 अपर लिमिट है तो उससे कम रहना चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की अपर लिमिट 130 मिलीग्राम है तो वो 100 से कम रहना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो 70 से कम रहना चाहिए। आपके परिवार में हार्ट अटैक आए हैं तो उसकी लिमिट 50 से भी कम होना चाहिए। और आपको डायबिटीज़ है और आपको खुद को पहले अटैक आ चुका है तो फिर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका और 50 से भी कम रहना चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल का कोई लक्षण नहीं होता। आपका कोलेस्ट्रॉल 200 होगा तो भी कोई लक्षण नहीं होगा, और कोलेस्ट्रॉल 50 होगा तो आपको कोई रिलीफ नहीं होगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल सिर्फ मेजरमेंट से ही, ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है और इसके लिए दवाई लेनी पड़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल का एज से इतना संबंध नहीं है जितना कि रिस्क फैक्टर से। अगर रिस्क फैक्टर है तो बहुत कम होना चाहिए, रिस्क फैक्टर नहीं है तो नहीं हो सकता है। जैसे अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे परिवार में हार्ट अटैक की कभी कोई हिस्ट्री नहीं है और हम लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए रहते हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर 85 की एज में एक्सपायर हुए, ग्रैंड मदर 105 साल की उम्र में एक्सपायर हुई। तो उनके सबके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए थे। दवा लेते थे कम करने के लिए, पर रिस्क फैक्टर नहीं था तो उनको हार्ट अटैक नहीं था। तो ये जेनेटिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपके परिवार में पेडिग्री में ब्लड रिलेटिव्स में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है तो आपको संभावना ज़्यादा है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत एनर्जेटिकली कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट कोई बहन और किसी ने लिखा? मैं लिखूंगी। जी मधु जी। हाँ जी जी जी, साधारण मंत्री आइए। जी सर, मैं रायपुर से मधु बोल रही थी। जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रही, शुगर बढ़ जाने से बॉडी में कुछ ईचिंग की प्रॉब्लम होती है क्या? जी जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और बहुत अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की शक्कर बढ़ जाती है और वो चर्म, उसके वजह से उनको खुजली होती है तो वो चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं। तो शक्कर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई लगातार रहे तो आपको शरीर में खुजली हो सकती है, और जैसे ही आप शुगर कंट्रोल करेंगे वो खुजली ठीक हो जाती है। पर हमेशा इस शुगर जैसे 200 के आसपास है मेरी, जी। पर पूरे शरीर में खुजली नहीं हो रही है। जी। नाभि के आसपास हो रही है, कंधे में हो रही है, ब्रेस्ट में हो रही है। नहीं तो फिर वो आपका कुछ पर्सनल वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके वजह से तो आप वो डॉक्टर को चेक करा लें कि वो पर्सनल रीज़न वहाँ कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। ऐसे लोकलाइज खुजली नहीं होती। जब भी डायबिटीज़ में होती है यूजुअली तो पूरे शरीर में होती है। और दूसरा, अगर कोई फंगल इन्फेक्शन जो कि डायबिटीज़ में ज़्यादा कॉमन होता है तो वो लोकल एरिया में हो सकते हैं। जैसे आपको हो रहा है कि ब्रेस्ट के आसपास हो रहा है, नाभि के आसपास हो रहा है, शोल्डर पे हो रहा है, तो वो हो सकता है डायबिटीज़ वालों को, और उसमें एंटी फंगल ड्रग्स की ज़रूरत होती है। और कोई बहन का क्वेश्चन बचा? कोई बहनें यदि कुछ और क्वेश्चन करना चाह रहे हो शॉर्ट में? मैं पूछना चाह रही हूँ। जी हाँ जी। मैं रायगढ़ से किरण मित्तल। जी किरण जी। सर मुझे डायबिटीज है जी जी, तो पैरों में और घुटनों में बहुत दर्द रहता है, जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पैरों की एक्सरसाइज, मैंने बताया एक्सरसाइज का कोई विकल्प नहीं है। और एक्सरसाइज हमको सीखना पड़ती है कि हमको, जैसे पैरों में दर्द है तो वो घुटनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे कि इस प्रकार की एक्सरसाइज करें। वो आप एक बार सीख लीजिए, फिर आप करते रहिए हमेशा। जी। उसका ऐसा कभी नहीं होता कि आपने 1 महीना एक्सरसाइज कर ली अब वो हमेशा काम करेगी, ऐसा नहीं। मैं सब रेगुलर करती हूँ। हाँ, नहीं आप कर रहे हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ। तो वो आपको ज़िंदगी भर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मसल्स मजबूत होती है सिर्फ एक्सरसाइज से, और वो मजबूत मसल ही आपको ये दूसरे जोड़ों की तकलीफ़ और इन सब जो दूसरे बॉडी एक्स वगैरह होते हैं इनसे बचाती है। ये ऑटोमेटिक आपके नहीं बचेंगे। अच्छा, उम्र का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर होता है। तो आप ये मत सोचिए कि जैसे आप 20 साल की उम्र में थे वैसे आप 50 में रहेंगे, जैसे आप 50 में हैं वैसे 70 में रहेंगे, जैसे आप 70 में हैं वैसे 90 की उम्र में रहेंगे। वो डिटीरियोरेशन होता जाएगा।
ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है और उसे हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके साथ आपके कुछ एक्टिविटीज़ में लिमिटेशंस आ जाएंगे कि आप जो काम 10 साल पहले बड़े आसानी से कर पाती थी अब नहीं कर पाएंगी, तो और 10 साल बाद शायद जो अभी कर पा रही हैं वो भी नहीं कर पाएंगी। तो ये लिमिटेशंस हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे ये साथ ये सब हो रहा है। अब सरला जी और हेमलता मित्तल जी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर समय हो रहा है, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन था कि यदि हम लोग यानी शुगर टेस्ट करते हैं सवेरे और खाना खाने के बाद जी तो नॉर्मल आता है, लेकिन जो 3 महीने का करते हैं रैंडम चेकअप उसमें थोड़ा बढ़ा हुआ आता है, उसका कारण सर? देखिए, आपने जब टेस्ट किया तो वो पॉइंट टेस्ट हुआ, मतलब ये उस वक्त का ब्लड ग्लूकोज है, उसके बीच में क्या हुआ आपको नहीं मालूम। तो ब्लड ग्लूकोज आपका हर मिनट मिनट पे बदलता रहता है, एक सरी का कभी नहीं रहता कि सुबह 80 था, एक सरी का रहे तो फिर खाने के बाद भी 80 आना चाहिए, खाली पेट भी 80 आना चाहिए, तो वो बदलता रहता है। तो ये जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज होता है 3 महीने का जो एवरेज निकालते हैं, वो उसका टेस्ट का नाम है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसका मतलब आपका 24 घंटे ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में नहीं रह रहा है, तो आपको वो उसके लिए एक कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जिसमें एक सेंसर लगा के वो उस पर जैसे बैंडेड लगाते हैं ऐसे एक सेंसर लग जाता है और वो 14 दिन का हर 15 मिनट का आपका ब्लड ग्लूकोज रिकॉर्ड करके और आपको बताता है कि आपका शुगर कब बढ़ रहा होगा। दूसरा उसका तरीका, अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है तो दिन में 5 या 7 बार शुगर की जांच करिए। तो खाली पेट, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के पहले और खाने के 2 घंटे बाद, रात को खाने के पहले और खाने के 2 घंटे बाद, बीच में अगर आप शाम को चाय वगैरह लेते हैं तो उस वक्त करिए और कभी कभी रात के 2 बजे भी करिए। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी ब्लड ग्लूकोज कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, और उसको फिर आप अपनी दवाइयों में वो फेरबदल आपके डॉक्टर से मिल के और वो फेरबदल करने से तो आपका वो 3 महीने का एवरेज कंट्रोल आ जाएगा। धन्यवाद। अब मैं बस एक को और लेंगे, फिर हमारा समय हो रहा है। जसकीत भी है अपने बीच। एक महीने सरला जी ने पहले नाम दिया है, आप आ जाइए, उसके बाद अपन जसकीत वाला कार्यक्रम चालू करेंगे, ठीक है। नमस्कार सर। जी सर। और मैं कुछ लीजिए। नमस्कार सर। जी, बोलिए। सरला लुई है पंचटान गांव से। सर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। मुझे ये पूछना था कि मेरा शुगर कंट्रोल क्यों नहीं होता, जबकि मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। मतलब मुझे शुगर हुआ आई थिंक 10 से 12 साल हो गया है, लेकिन मेरा ना जैसे फास्टिंग की 150, 170 ऐसे आता है और खाने के बाद 240, 200 के आसपास आता है। और जो 3 महीने वाला टेस्ट कराते हैं ना, वो भी मेरा काफी हाई लेवल दिखाता है। उसमें भी मैंने काफी डॉक्टर्स भी चेंज किए, सब बॉडी चेकअप पूरा हो गया, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पा रही कि। और दोनों टाइम मैं 20-20 मिनट वॉकिंग करती हूँ और एक्सरसाइज 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। जी देखिए सरला जी, आपकी समस्या मैं समझ पा रहा हूँ, पर मतलब अब आप जी एक अच्छे डॉक्टर को ट्राई करिए, जैसे डॉक्टर राजेश अग्रवाल इंदौर में, तो उनको आप ट्राई करिए तो आपकी शुगर पक्का मैं कंट्रोल में ला दूंगा। दूसरा उसकी वजह यह है कि उसका कारण ये हो सकता है कि कोई दवाई आपको जो आप ले रही हैं वो असर नहीं कर रही है, या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो आपके शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है पर वो काम नहीं कर रहा है, और इस वजह से आपकी या दवाइयों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है जिससे कि आपकी शक्कर कंट्रोल हो जाए, या कोई और दूसरी बीमारी की आपकी ऐसी दवा चल रही है जो आपकी शक्कर को कंट्रोल नहीं होने दे रही है। तो ये सब फैक्टर को शुगर बीपी की गोली के अलावा कुछ भी नहीं लेती हाँ हूँ। बीपी के और कभी कभी तो मेरा ना 40 हो जाता है। हाँ। मतलब मैं पूरी बेहोश हो जाती हूँ। मुझे जी। घर के लोग ग्लूकोज शक्कर सब पिला के होश में लाते जी हैं। जी बिल्कुल ऐसे सही। भी हो रहा है। तो ये इसी वजह से कि अभी कभी आपका कम होता है तो उस समय रिएक्शनरी आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है और इस वजह से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती। तो इसमें दवाइयों की कमी भी करना पड़ सकती है ऐसे केसेस में, भले आपकी शुगर बढ़ रही है और दवाइयों की कमी करने से आपकी शक्कर भी कंट्रोल हो जाएगी और मेरे ख्याल से आपका वजन भी बढ़ रहा होगा। हाँ,
1 किलो बढ़ा है। जी जी, शक्कर जब बढ़ी हुई रहती है तो वज़न कम होता है। अगर शक्कर भी बढ़ी हुई है और वज़न भी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी दवाइयों और डाइट और एक्सरसाइज का तालमेल बराबर नहीं है, मतलब एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन नहीं है। अब जैसे एक्सरसाइज का आपका बढ़िया है, अब डाइट और बची डाइट और ड्रग्स, तो उनका कॉम्बिनेशन सही बैठाना पड़ेगा, और इसमें मैं माहिर हूँ, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। तो आप ऐसा ट्राई करिएगा। थैंक यू सर, मैं जरूर जरूर कोशिश करती हूँ सो आपसे दिस इज़ मिलने द की। लाइटर पार्ट ऑफ दिस Okay. टॉक, और एट लास्ट मेरे ख्याल से ये लास्ट है। मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा कि हमारे समाज में, जो समाज के हिसाब से भी, क्योंकि आप लोग अग्रसेन समाज का इतना बड़ा काम कर रही हैं, तो एक तो आजकल हमारे सब परिवारों में एक बच्चे का जो चलन हो गया है, और एक बहुत लेट एज में शादियां होने लगी है, ये भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। पहले की सामान्य एज थी शादी की 20 से 25 साल, मतलब उस दौरान 80% बच्चों की शादियां हो जाती थी। अब वही उम्र 25 से 35 साल हो गई है, जिसमें 70% बच्चों की ही शादियां हो पाती है, 30% उसके बावजूद बचे रहते हैं। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और हार्ट अटैक के ये भी बड़े कारण हैं। मानसिक तनाव होता है इन सब चीज़ों से, माँ बाप को, परिवार को और बच्चों को, खुद को भी, और ये भी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक तो ये वाला चीज़, और दूसरा एक और चीज़ की जो हम समाज में, तो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन में दो ही मजहब मानता हूँ, कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो वैश्य समाज, उसमें हम लोग आपस में शादियाँ करें तो वो, और जिनके माँ बाप दोनों को डायबिटीज़ है, मतलब लड़की के माँ बाप को भी डायबिटीज़ है और लड़के के माँ बाप को भी डायबिटीज़ है, तो उन बच्चों को डायबिटीज़ होने की संभावना 100%, और आने वाली पीढ़ी भी 100% डायबिटीज़ होगी। तो इस चीज़ का कभी ख्याल रख सकें तो आप डायबिटीज़ को बहुत हद तक रोक सकते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत दीदी एक धन्यवाद। प्रश्न, दीदी एक प्रश्न बस, हाँ, ठीक छोटा है, सा। ठीक है। सर मैं पुष्पा अग्रवाल रायपुर से हूँ, लेकिन मैं तो जी। डॉक्टर साहब से ऐसी कॉल करके सर बस हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे उम्र के हिसाब से वजन कितना होना चाहिए? देखिए, उम्र के हिसाब से वज़न नहीं होता, हाइट के हिसाब से वज़न होता है, और वो एक अच्छा। रेंज होती है। तो उम्र ज़्यादा है तो वो अपर लिमिट पे जा सकते हैं। जैसे सपोज़ एक 5 फुट के व्यक्ति का वज़न होना चाहिए, महिलाओं का 50 किलो के लगभग और पुरुषों का 55 किलो के लगभग। तो ये रेंज होती है 50 से 60, और महिलाओं के लिए होती है 45 से 55। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 5 फुट की महिला है और उसकी उम्र 60 साल है, तो वो अपर लिमिट पे 55 किलो तक जा सकती हैं, और पुरुष है तो वो 60 किलो तक जा सकता है। और जितना बुढ़ापा हल्का होगा उतना आपका जीवन सुखी और सफल होगा। जी सर, आपके हिसाब से हमारा तो बहुत ज्यादा हो गया है। जी जी मैं 5 फीट की हूँ सर, और मेरा 62 किलो है अभी। जी जी, तो मतलब आपको बहुत कम करना है। जी जी 7 किलो तो कम से कम कर ही लीजिए। हाँ, जी, नमस्कार। थैंक यू सर। धन्यवाद। अब बस क्वेश्चन आंसर यही खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा